नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वृंदावन के रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के नंद किशोर सोमानी कैंसर चिकित्सा ब्लॉक का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ चूड़िया बाबा आश्रम और कुंड का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू वृंदावन में नीम करौली बाबा की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति ने कल वृंदावन के प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर में आरती में भाग लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक और बड़े हवाई अड्डों में से एक माना जा रहा है। उद्घाटन के साथ इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह एयरपोर्ट राजधानी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल हवाई यातायात का दबाव कम होगा बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, क्या लगता है किस तरह से विकास की रफ्तार अब और भी ज्यादा तेज गति से बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए वर्षा, जिस तरीके से बात की जाए नोएडा का जो एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट, उसके जो ऑफिशियल जो उसका इनॉग्रेशन है, उसकी सेरेमनी का जो नेता है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएमओ कार्यालय को भेजा गया है और इंतजार अब काफी तेज हो गया है कि जब वो पीएम जब हरी झंडी दी जाएगी और उसके बाद जो प्रोग्राम है उद्घाटन सेरेमनी का वो होगा। यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से 28 मार्च का जो समय है वो निर्धारित किया गया है और जिसके साथ साथ बात की जाए जेवर एयरपोर्ट एक बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है जिससे तमाम जो चीजें हैं जिसको लेकर के जो हवाई यात्राओं का जो सफर है वो कहीं ना कहीं और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ का जो एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह, उसके बाद नोएडा का जो एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट, फिर कहीं ना कहीं इन दोनों एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर जो हवाई यात्राएं हैं वो की डोमेस्टिक और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल दोनों ही हैं। उसी तर्ज पर जेवर एयरपोर्ट का भी बनाया गया है और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जेवर एयरपोर्ट पर जो काम है वो पूरा हो चुका है और लगातार जो चीजें हैं और बेहतर जो ट्रायल्स की सुविधा है वो की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो रनवे का जो काम है रनवे जिस तरीके से बनाया गया है उसका भी टेस्टिंग की जा सके। तो लगातार हवाई यात्राओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए जेवर एयरपोर्ट है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक नया आयाम भी स्थापित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी तरीके से एयरपोर्ट की अगर बात की जाए या किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, अगर वो किसी भी प्रदेश में लगती है तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं जो रोजगार का जो सृजन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुदृढ़ होता है। तो एक बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और जिस तरीके से कही जाए कि एक रोजगार का जो सृजन है वो भी कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है कि एक बड़ा रोजगार भी कहीं ना कहीं लोगों को मिलता हुआ नजर आ सकता है। वर्षा, अमन, पीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे? क्या कुछ प्रशासन कितना बल तैनात रहेगा? अमन, देखिए वर्षा, जिस तरीके से एक बड़ी जनसभा है और उन सभी जनसभा को व्यवस्थाओं में तब्दील करने के लिए जो लगातार जो जिलाधिकारी हैं मेधा रूपम की बात की जाए, चाहे यमुना अथॉरिटी के सीईओ की बात की जाए, राकेश कुमार सिंह की बात की जाए या जो मौजूदा विधायक हैं जेवर एयरपोर्ट के धीरेन्द्र सिंह की बात की जाए, तो लगातार जो प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से जो तैयारियों में कहीं ना कहीं मसरूफ है और जिस तरीके से जो आम जो वीवीआईपी आने वाले हैं उनके लिए भी व्यवस्थाओं
इसका जो अमला है वो प्रशासनिक रूप से लेने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के साथ साथ जो अन्य डेलीगेट्स आएंगे, यानी कि जो अन्य वीवीआईपीज आएंगे, उनकी भी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए जो तैयारियां हैं वो तेज की गई हैं। तमाम बैठकें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तीनों वीवीआईपीज रहने वाले हैं, तो सभी का जो रूट है वो कहीं ना कहीं हवाई मार्ग से है। तो उन तीनों के जो वीआईपीज हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। जो आर्टिफिशियल हेलीपैड्स हैं वो फिलहाल बनाए जा रहे हैं, और जिस तरीके की टेंट की व्यवस्था अगर की जाए तो टेंट लगाना शुरू कर दिया गया है प्रशासन की ओर से। और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए चाक चौबंद व्यवस्थाएं अभी से ही पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसीलिए लगातार बैठकें की जा रही हैं सभी प्रशासनिक और शासन की ओर से, कि किसी भी तरीके से कोई भी कार्यक्रम में जो विघ्न है वो ना आ सके। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या कार्यक्रम में व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो लगातार जो कार्यक्रम से पहले की जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल अंतिम अपने स्वरूप पर है। और कहीं ना कहीं पीएमओ की तरफ से जब हरी झंडी मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उससे और व्यापक रूप लेंगी और एक बड़ा कार्यक्रम होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। वर्षा, ठीक है, मैंने आपको बनाए रखेंगे, आपका फिर से रुख किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 23 मार्च को योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके साथ ही बता दें कि 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, 23 मार्च को योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर से इसी पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमन का। अमन, क्या कुछ जानकारी है, क्या लगता है बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है? देखिए वर्षा, अगर बात की जाए तो 23 मार्च को एक बड़ी कैबिनेट होने वाली है, जिसमें साफ तौर पर जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्ध और जो दिव्यांगजन है, उनकी पेंशन जो बढ़ाने का प्रस्ताव है उससे कहीं ना कहीं मंजूरी मिल सकती है, जिससे लगभग 1 करोड़ से जो ज्यादा परिवार हैं उनको लाभ मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए अगर जिस तरीके से अभी जो मौजूदा समय की बात अगर की जाए तो लगभग 12,000 रुपए का जो वार्षिक पेंशन है वो अभी तक मिलती हुई आई है। यानी कि 1,000 रुपए जो जो वृद्धों को जो पेंशन मिलती है वो फिलहाल 1,000 रुपए मासिक की जो पेंशन है वो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बढ़ा करके योगी सरकार अब 1,500 रुपए महीने की जो पेंशन है वो उसमें संशोधन करने के लिए एक बड़ा रूप ला सकती है। कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है। और जिस तरीके से 1 अप्रैल से जो आगामी जो वित्तीय वर्ष है तो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में कैबिनेट जो बैठकों में जिन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है उन प्रस्तावों को भी कहीं ना कहीं एक अप्रैल से जो अगला वार्षिक जो वित्तीय वर्ष है उसमें कहीं ना कहीं मंजूरी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हर एक जो चीजें हैं, हर एक जिस तरीके से अगर बात की जाए हर एक वर्ग को लगातार योगी सरकार एक सभी को बराबर रूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी का नमूना है कि एक बड़ा प्रस्ताव कहीं ना कहीं वृद्धों के लिए और जो दिव्यांगजन है उनके लिए एक बड़ा प्रस्ताव है वो ला सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए योगी कैबिनेट की, तो योगी कैबिनेट में अब अगर योगी सरकार की खासकर बात की जाए तो लगभग 9 महीने की जो सरकार है वो फिलहाल बची है। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट के साथ साथ जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले थे, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी शायद बात हुई होगी। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो कार्यकाल है उसमें और बढ़ोतरी लाने के लिए
लगातार जो प्रयास है वो योगी कैबिनेट कर रही है और एक बड़ी बैठक 23 मार्च की कैबिनेट बैठक के रूप में होने वाली है। ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने आरएनटीवी को खास बातचीत में बताया कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिला, किसान और आम जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए गए हैं। योगी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो कि उनसे जानेंगे किस तरीके का ये 9 साल रहे और क्या जो विकास कार्य हैं जो अभी भी रह गए हैं। योगी जी के 9 साल बेमिसाल रहे हैं और इसमें हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उद्योग क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र है। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी बात करता हूँ। इससे आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के काल से लेकर अब तक मात्र 171 डिग्री कॉलेज और 2017 से लेकर अब तक 71 बन चुके और 4 निर्माणाधीन है। यानी अंग्रेजों के काल से लेकर 2016 तक 171 और 2017 से लेकर अब तक 73 बन चुके। तो ऐसी आप समझ लीजिए कि शिक्षा जैसी इम्पोर्टेंट चीज पे इनका कितना, पुराने लोगों का कितना योगदान था या कितनी चिंता थी। आज विश्वविद्यालय के जहाँ तक जिक्र करें, उत्तर प्रदेश में ऐसी विडंबना थी कि प्रत्येक कमिश्नरी में एक सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। 6 कमिश्नरियां ऐसी थी जहाँ सरकारी विश्वविद्यालय नहीं थे और मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे। अभी पिछले 2017 के बाद से अब तक 10 सरकारी विश्वविद्यालय खुल चुके, 29 निजी विश्वविद्यालय थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब 2017 के बाद अब तक 23 और खुल गए, यानी 52 निजी विश्वविद्यालय हो गए। और ऐसे वैसे निजी विश्वविद्यालय नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हुए। जहाँ तक शोध का सवाल है, शोध गंगा जो यूजीसी की है, उस शोध गंगा में टॉप 40 जो विश्वविद्यालय हैं देश के, उसमें 9 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार भी हुआ, प्रसार भी हुआ, गुणवत्ता में सुधार भी हुआ। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पहले एक भी रैंकिंग में ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं था जो ए या A+ या A++ हो। बी का मुझे नहीं मालूम कितने थे या कितने नहीं थे, लेकिन 2017 से अब तक 7 निजी विश्वविद्यालय नेक रैंकिंग में A++ ग्रेड को पा चुके हैं। A+ ग्रेड में 4 सरकारी विश्वविद्यालय और 2 निजी विश्वविद्यालय, A ग्रेड में 2 सरकारी विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय। इससे पहले A ग्रेड में कोई नहीं था। आइए अब यूजीसी ग्रेड 1 में इससे पहले एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। आज 2017 के बाद से यूजीसी ग्रेड 1 में 3 विश्वविद्यालय आ चुके उत्तर प्रदेश में। इसी तरह वर्ल्ड रैंकिंग में सोच नहीं सकता था यहाँ पर, आज 2017 के बाद अब तक यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 3 सरकारी विश्वविद्यालय, यूएस एशिया रैंकिंग में 6 सरकारी विश्वविद्यालय और यूजीसी ग्रेड 1 में 3 सरकारी विश्वविद्यालय। इस तरीके से जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है वह प्रगति उसकी सराहनीय है और प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके। शिक्षा की प्रगति ये है। अब जो हमने नई नीति लाए हैं कि हर जिले में उच्च शिक्षा अंतिम पायदान तक पहुंचे। तो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा नीति 2024 प्रख्यापित की और उसके अंतर्गत जो असेवित जिले हैं वहां पर भी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और उन संस्थानों को जो उसमें आगे आएंगे उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिससे प्रोत्साहित हो आने वाले। एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, आज हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पहले मात्र 24 मेडिकल कॉलेज थे, आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है।
चिकित्सा और शिक्षा, ये आम आदमी की पहली आवश्यकता होती है। इनके प्रति पुरानी सरकारें कितनी चिंतित थी, आपको आंकड़ों से पता लग गया होगा। इसी प्रकार उद्योगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक बेमिसाल प्रगति की। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिसने 9 साल की जो योगी सरकार का जो कार्यकाल है उनकी उपलब्धि गिनाई। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन पे बता दें कि शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से संचालित मां गंगा आरती का भव्य शुभारंभ हुआ। काशी विश्वनाथ धाम में गंगद्वार द्वारा आयोजित आरती में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, स्थानीय विधायक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने करताल और जय मां गंगा के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव लिया है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम द्वारा जो काशी विश्वनाथ धाम का गंगा प्रवेश द्वार है, उसके सामने के घाट को हम ललिता घाट कहते हैं, जो स्वयं मां दुर्गा के जो पंचम रूप है, जैसे हम त्रिपुर सुंदरी नाम से भी जानते हैं, जो तंत्र की और शक्ति की आराधना की सर्वोच्च शक्ति मानी गई है, सर्वोच्च आराधना मानी गई है। तो ऐसे घाट पर मां गंगा की आराधना का यह एक उत्सव आज से प्रारंभ किया गया है, जो नववर्ष के अवसर पर, भारतीय नववर्ष दक्षिणी संवत्सर 2083 के अवसर पर नवरात्रि के प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है। सभी भगवान विश्वनाथ के श्रद्धालुओं, मां गंगा के भक्तों, देवी के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सनातन शक्तियों को, श्रद्धाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवाचार के प्रारंभ होने। हर हर महादेव। मुजफ्फरनगर के थाना पुलिस ने गौशाला के लिए जमीन दिलाने के नाम पर 28.50 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरोह के सरगना समेत कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 22 लाख रुपए नगद, कंप्यूटर उपकरण और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। पीड़ित बता दें कि विष्णुदास निवासी निर्मोही अखाड़ा ने 18 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि हसीन नामक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर उससे लाखों रुपए ठग लिए और जान से मारने की धमकी दी। भोपा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते 19 मार्च को बता दें कि मुर्गी फार्म से आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 17/2/26 को बाबा विष्णुदास, जो कि मूलतः हाथरस के रहने वाले थे, उनके साथ फ्रॉड की घटना, उन्होंने अपने जमीन को, वहां पर अपने पैतृक जमीन को बेच करके यहाँ पर सुक्रताल में बाबा विष्णुदास, जो कि बगल में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, उनकी खुशी के आंसू भी निकल रहे थे अभी, और उन्होंने 28,50,000 रुपए में जमीन बेच करके यहाँ गौशाला के लिए सुक्रताल में जमीन खोज रहे थे। 8 साल से जो उनकी सेवा कर रहा था गौशाला की हासिम नाम का व्यक्ति, अपने विभिन्न प्रकार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ इसमें षड्यंत्र पूर्वक किसी को लेखपाल, किसी को कानूनगो, किसी की जमीन का मालिक, किसी के खेत में पेड़ लगा हुआ है, पूरा प्रेजेंटेशन दे करके, और जो फर्जी आधार कार्ड बनाते थे, फर्जी जो क्या कहते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते थे जो कि इकरारनामा था और बैनामा की कागज बनाते थे, ऐसे सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पूरे इसमें सारे सदस्य शामिल थे। इसमें 22 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा बरामद किए गए। इसमें आदित्य, जो हमारे SPRA हैं, तथा CO देवव्रत भोपा, तथा हमारे जो SHO जसवीर सिंह, तथा विवेक, जो चौकी इंचार्ज है सुक्रताल, तथा उनकी टीम द्वारा 48 घंटे के अंदर मेहनत करके 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं 28 लाख में से। और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इन 7 मुलजिमों को, जो कि एक इसमें हरिद्वार का रहने वाला है, तथा ये 7 मुलजिमों के नाम प्रवीण, ये भोपा का रहने वाला है, दिलसाद, जो भोपा का रहने वाला है, सुखविंदर, जो भोपा का रहने वाला है, फैजान, जो कि भोपा का रहने वाला है, रवीज, जो कि भोपा का रहने वाला है, अब्दुल कादिर, जो कि यूपी के आगरा में 19 मार्च की रात करीब 10 बजे चित्रहट थाना क्षेत्र में एक वाहन पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जानकारी के अनुसार हादसा वाहन चालक को नींद आने के कारण हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रकरण ग्राम पई थाना क्षेत्र चित्रहट का है। कल दिनांक 19 मार्च 2026 को लगभग रात्रि 10 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बोलेरो गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी। तत्काल ही
पुलिस के द्वारा मौका का मुआयना किया गया। इस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हैं। जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई है, तत्काल ही पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर पहुंच के राहत कार्य प्रारंभ किया गया है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित है। प्रथम दृष्टया अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि जो मृत्यु का कारण है, एक्सीडेंट का कारण है, वो ड्राइवर को नींद लगने की वजह से यह घटना हुई है। इसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। हमारे क्रिटिकल कॉरिडोर की टीम है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। घटना का मौका मुआयना हमारे द्वारा किया गया है। क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष उनके द्वारा तत्काल ही मौके पर पहुँच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में लगभग 4 लोग घायल हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा परिजनों से लगातार वार्ता की जा रही है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन थाना मंडाली क्षेत्र के हरवेरे इलाके में बता दें कि कुट्टू के आटे से बने भोजन को खाने के बाद आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में सभी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार लगभग 10 श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद कुट्टू का भोजन किया। खाने के तुरंत बाद उन्हें उल्टी, दस्त, पेट दर्द और दिल की घबराहट जैसी समस्याएं शुरू हो गई। पीड़ितों ने बताया है कि उन्होंने निजाबाद क्षेत्र की दुकान से खरीदा कुट्टू आटा इस्तेमाल किया था। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और फूड पॉइजनिंग की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बजे कुट्टू का आटा खाया, उसी से परेशानी है सारी। नजीबाबाद मोटे आम पे से नीलू की दुकान है जी, नीलू की दुकान की कुट्टू का आटा खाया था। कुट्टू का आटा खाया था जी। तो क्या उल्टी आई थी क्या? हाँ, घबराहट हुई। कब खाया था कुट्टू आटा? कोई 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे। अच्छा, उस टाइम से तबीयत खराब है। जनपद बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र में चैत्र नवरात्र के पहले दिन 10 श्रद्धालुओं की तबीयत कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ गई और देखते ही देखते निजी अस्पताल में जो है मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। बताया गया है कि नजीबाद थाना क्षेत्र के एक दुकान पे से कुट्टू का आटा खरीदने के बाद जो है श्रद्धालुओं ने पकवान खाया था। उसके पकवान खाने के बाद अचानक सबकी तबीयत बिगड़ गई और देखते ही देखते अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। तो वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं घटना ने मिलावटखोरों की पोल खोल के रख दी है। नारायण टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई तेज बारिश ने मौसम को बदल दिया। लखनऊ और नोएडा में लोगों को गर्मी से राहत मिली, जबकि बिजनौर में किसानों की फसल पर असर पड़ा है। राजधानी लखनऊ में तेज गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही। गर्मी से राहत मिलने के साथ ही मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। नोएडा के कई हिस्सों में बारिश हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सेक्टर 116 में जलभराव और गीली सड़कों का हाल है। इसके साथ ही बिजनौर में देर रात से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। तेज हवाओं और बारिश के कारण लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं बता दें कि बड़ापुर थाना क्षेत्र में बारिश से किसानों की गेहूं की फसल गिर गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।